इस खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। संजीवनी में हम हर रोज किसी एक परेशानी या बीमारी पर चर्चा करते हैं। साथ ही हम आपको हेल्थ से जुड़ी हुई उन तमाम बातों के बारे में बताते हैं जो एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि बेहद जरूरी है, जिसमें हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। संजीवनी में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसके लिए सीधे तौर पर मौसम को जिम्मेदार माना जाता है। मतलब यदि गर्मी है तो बरसात का आना और ठंड के बाद गर्मी का आना। ऐसे में इस पीरियड में अगर आपने लापरवाही बरती तो बीमारी आपको अपने शिकंजे में जरूर कस लेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वायरल फीवर की। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे खांसी से छुट्टी पाने के घरेलू टिप्स। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या होता है वायरल फीवर। क्या आप तेज बुखार से परेशान हैं? क्या सिर और जोड़ों में दर्द होता है? क्या आपको भूख नहीं लगती है? तो हो जाइए अलर्ट, कहीं आपको वायरल फीवर तो नहीं। वायरल फीवर में मौसम का बदलाव मुख्य भूमिका निभाता है। आजकल मौसम में भी लगातार बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि बारिश के बाद तेज धूप निकल जाती है। मतलब मौसम में कभी ठंडक हो जाती है तो कभी गर्मी। तो डॉक्टर साहब से सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है वायरल फीवर और वो कौन कौन सी मुख्य वजह है जिसकी वजह से हम इसकी चपेट में आ जाते हैं। देखिए, वायरल फीवर तो जैसे नाम से ही पता चलता है आपको कि वायरस के द्वारा जो फीवर हो। वायरस बहुत सारे कीटाणु हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। खास तौर से विशेष सीजन में वो थोड़े से ज़्यादा जो है पावरफुल हो जाते हैं। चेंज ऑफ सीजन में, बरसात के सीजन में कुछ ऐसे हैं कि वो जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस समय, या कभी कभार गर्मी के मौसम में भी होता है। तो वायरल फीवर ऑलमोस्ट पूरा साल ही जो है चलता रहता है, वायरस के द्वारा होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें कि क्या इसके कारण हैं, तो हम ये कहेंगे कि अगर रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी पावर, यानी कि ओज आपका कम है, ओज शक्ति कमजोर है, तो आपको बार बार वो जो वायरस अटैक कर सकता है। हालांकि वायरस तो रहेगा, फिर भी वायरस उसमें कारण है, लेकिन अगर ओजस जिसका मजबूत है, इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग है, तो वहाँ वायरस रोग पैदा नहीं कर पाता। और इसके कारण हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो क्योंकि एक प्रकार का बुखार है, फीवर है, तो पित्त का प्रकोप इसमें जरूर होता है। और साथ में अक्सर जो देखा जाता है गला खराब होना, नाक से पानी आना, छींकें आना, तो कफ का प्रकोप भी इसमें माना जाता है। इसको आयुर्वेद में विषम ज्वर के नाम से भी हम कभी कभार बोलते हैं कि एक प्रकार का जो ज्वर है, बुखार है, वो आयुर्वेद में लिखा है, उसको कहते हैं विषम ज्वर। तो ये वायरल फीवर है, बड़ा कॉमन सा है। आपने देखा होगा कि कभी भी कुछ हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाएं तो कहेंगे वायरल फीवर हो गया आपको। तो केवल इतना भर जानने से बात नहीं बनती है कि भाई हाँ मुझे वायरल फीवर हो गया है, अब तो 5 दिन में कुछ नहीं कर सकता, 5 दिन में बुखार उतरेगा, 6 दिन में उतरेगा, ऐसा नहीं है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई वायरस तो हमारे जो वातावरण में रहेंगे ही हमेशा, और हम कितना भी प्रिकॉशन लें फिर भी कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो सीजन के साथ, टाइम के साथ, बरसात के दिनों में वो पुनर्जीवित हो जाते हैं, मतलब दोबारा से वो एक्टिव हो जाते हैं। तो उनको हम प्रोटेक्ट करें, वो एक चीज है, दैट इज वन पार्ट। सेकंड है कि अपने शरीर की शक्ति को हम मजबूत करें। एक तो होता है कि हम अपने घर को मजबूत बनाएं, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करें, और एक है कि हम कमजोर बहुत हैं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर वाले किसी तरह से कम ताकतवर ना हो, उनको हम कोशिश करेंगे उनको दूर भगाएं। तो दोनों ही काम हमें करने चाहिए, तभी जो है हम रोगों से बच सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि हैं ग्वालियर से। क्या जानना चाहते हैं आप रवि? हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी 2 समस्याएं बालों से संबंधित हैं। डॉक्टर साहब, एक तो मेरे जो है बाल साल भर झड़ते हैं, परंतु ये बरसात में कुछ ज्यादा झड़ने लगते हैं, इतने कि हाथ में लेता हूँ तो टूट टूट के हाथ में आने लगते हैं। ये हर साल होता है डॉक्टर साहब। और दूसरा डॉक्टर साहब, ये सफेद भी हो रहे हैं दाढ़ी के बाल। एज मेरी 30 साल है और बालों के, दाढ़ी के और छाती के बाल, मतलब ये कुछ सफेद होना शुरू हो गए हैं।
देखिए, बरसात में बाल टूटना, पहला प्रश्न आपका ये है, बरसात में ज़्यादा टूटते हैं। बरसात में अक्सर हेयर फॉल बढ़ जाता है लोगों का, मैंने बहुत लोगों में देखा है। तो इसलिए बरसात के सीजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर हेयर की आपको करनी चाहिए, बालों की देखरेख ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के इन्फेक्शन बालों में लग जाते हैं। नीम के पत्तों से अगर आप धोएं, नीम के पत्ते पानी में उबालकर उस पानी से बालों को धोएं, या ज़्यादा आप इतना नहीं कर पाते तो नीम का शैम्पू जरूर, बरसात के सीजन में आप जीवा से नीम का शैम्पू मंगाइए। नीम का शैम्पू, क्योंकि कई प्रकार के इन्फेक्शन, हमारे नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो बालों को संपर्क में आकर के वो खराब करती है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, आपने कहा कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं आपके, तो बाल सफ़ेद का कारण है पित्त की वृद्धि है बॉडी के अंदर, और पित्त बढ़ता है चाय, कॉफ़ी, लाल मिर्च, अचार, खटाई, चटनी, नॉनवेज, स्मोकिंग, अल्कोहल, जितने भी गर्म तासीर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप मत सेवन करिए, क्योंकि अभी उम्र तो ज़्यादा नहीं है आपकी, और अभी से अगर बाल सफ़ेद होने लगेंगे तो आगे जाके तो और मुश्किल होगी, फिर तो और भी रोग आएंगे। ऐसा मत समझिए। कुछ लोग केवल इतना समझते हैं कि चलो बाल सफ़ेद होंगे, अब क्या, अभी काले नहीं होंगे, अब खाते रहते हैं। नहीं, पित्त अभी यहाँ है तो यहाँ से दूसरी जगह जाएगा। आप जितना पित्त बढ़ाएंगे तो वो 10 जगह जाके 10 बीमारियां पैदा करेगा। जीभ में जाएगा तो छाले बना देगा, लिवर में जाएगा तो वहाँ लिवर का रोग पैदा करेगा, आपकी आंतों में जाएगा वहाँ छाले बना देगा। तो उसको रोकना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी बाल तो सफ़ेद हो ही गए, अब छोड़ो, अब क्या चाय छोड़नी है, अब क्या जो है ये गर्म चीज़ों को छोड़ना, अब तो खा लेते हैं। नहीं, वो ऐसा रोग का प्रोसेस चालू है अभी, वो रोकने से ही रुकेगा। ऐसा नहीं है कि बस एक ही जगह रह गया वो। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं आपको समझाता हूँ बार बार, कई चीज़ों को मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। तो मेरा गोल एक ये भी रहता है कि आप थोड़ा ये जानें कि रोग का जो प्रोसेस है उसको कहाँ पर हम ब्रेक लगाएं, कैसे रोकें उसको, रोक करके फिर उसको रिवर्स करना। रिवर्स की बात तो हम करते हैं, लेकिन पहले रोक तो लगे उस पर, इसलिए हम परहेज बताते हैं आपको। और जो परहेज नहीं करते लोग वो ठीक नहीं होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, आपके माध्यम से सभी दर्शकों से मैं बात करना चाहता हूँ कि यदि आप आयुर्वेदिक उपचार या कोई भी उपचार, एलोपैथिक या कोई होम्योपैथिक, कोई भी आप जो है इलाज कर रहे हैं और आप परहेज में कमजोर हैं, तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और अंत में आपके हाथ सफलता नहीं लगेगी। परहेज करना बहुत जरूरी है। परहेज का मतलब क्या होता है कि जो कारण है उसको हम रोक रहे हैं। आप कारण को बढ़ाते रहिए, इधर से दवाई ले रहे हैं कि उस कारण को खत्म करें, इधर से वो खत्म कर रही है, आप इधर से बढ़ा रहे हैं। क्या मतलब है उसका? नहा के निकले फिर मिट्टी डाल ली ऊपर, आपने एक गोली खाई एंटासिड, उधर से 5 मिनट बाद चाय पी ली। बहुत लोग करते हैं ये काम। घर में आग लगी है, थोड़ा पानी डाला, फिर मिट्टी का तेल डाल दिया उसके ऊपर। सोच के देखिए, एकांत में आराम से सोच के देखिए, बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो परहेज है, जो हम जिसको पथ्य सेवन कहते हैं, वो एक इलाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपसे निवेदन है सभी से कि यदि आप कोई भी इलाज कर रहे हैं, बेशक आप एलोपैथिक टैबलेट्स भी खा रहे हैं अपने दर्द के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, अगर परहेज नहीं करते हैं तो आप पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, अपने शरीर को भी नष्ट कर रहे हैं और अपना समय भी वेस्ट कर रहे हैं। आपको आराम बिल्कुल नहीं आएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम स्वरूप है पटना से। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी बोलिए। हाँ जी सर, ऐसा है कि हमारे ना मतलब मौसम बदलने के साथ में छाती में और पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है सर। अच्छा, तो उसमें कुछ खांसी वगैरह भी होती है? नहीं सर, खांसी नहीं होती, लेकिन सांस लेते टाइम थोड़ा ना दर्द सा होता। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अंदर कहीं ना कहीं कफ जम जाता है। तो एक तो थोड़ा तेल की मालिश करिए, तो कंजेशन होगा तो वो नष्ट हो जाएगा उसमें। और साथ में मुलेठी का चूर्ण आधा चम्मच आप सुबह शाम सेवन करिए। तो मुलेठी जो है कफ को भी नष्ट करेगी और गर्मी भी नहीं बढ़ने देती है। ये बड़ी अच्छी जड़ी बूटी है हमारी मुलेठी जो है, तो दोनों चीज़ों में काम करती है। तो इसका सेवन करिए, उसको जरूर आपको लाभ मिलेगा। और अगर फिर भी कोई समस्या बनी रहती है तो हमारे डॉक्टर से विस्तार से कंसल्टेशन कीजिए। फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं, या हमारी किसी भी क्लिनिक पर चले जाइए। काफ़ी सारी क्लिनिक्स हैं हमारी, उनका एक लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाती है, या फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि आपके शहर में हमारी क्लिनिक है या नहीं।
तो वो जरूर आपको जो है एक परामर्श डॉक्टर से करके और रोग को ठीक करना चाहिए जल्दी से जल्दी। अक्सर हम देखते हैं कि इस बदलते मौसम में वायरल फीवर के मरीजों की तादाद काफी बढ़ जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे मामूली बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, कोई लक्षण होते हैं जिससे पहचान में आए कि हाँ, हमको वायरल फीवर है? जनरली बुखार के लक्षण बड़े कॉमन से होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली इसको समझने की कोशिश करें तो वायरल फीवर में गला खराब होना, नाक से पानी आना, छींकें आना, मांसपेशियों में दर्द होना, या बहुत ज़्यादा तेज़ खांसी हो जाती है, शरीर में थकान हो जाती है, बुखार तो होता ही होता है साथ में। तो ये इस तरह के सिम्टम्स उसमें होते हैं जनरली। तेज़ बुखार, शरीर में थकान, पूरी बॉडी में जो है पेन होना, और इसके अतिरिक्त जो है चेस्ट में दर्द या गले में दर्द, ये सब वायरल फीवर के अक्सर लक्षण माने जाते हैं। एक और बात अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को वायरल फीवर है तो क्या दूसरे व्यक्ति को भी उससे संक्रमण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वायरस है, छींकने से, थूकने से या किसी तरह से माध्यम से एक दूसरे से पर ये कम्युनिकेबल है, डेफिनेटली है। और आपने देखा होगा आमतौर पर कभी एक व्यक्ति को घर में हो जाता है तो दूसरे को भी फिर जो है 5-7 दिन बाद उसको भी वायरल फीवर हो जाता है। तो कॉन्टेजियस तो है इसका जो है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए अगर किसी को वायरल फीवर है तो उसके संपर्क में ज़्यादा ना आए, उसको थोड़ा सा अलग रखा जाए। उसके खास तौर से उसके जो कपड़े हैं, तौलिया इत्यादि है, उसका जो है सेपरेशन उसका रखना चाहिए। तो अगर आपके घर में किसी को भी वायरल फीवर है तो परिवार के सभी सदस्यों को बेहद हिदायत रखने की जरूरत है। बदलते मौसम के मिजाज के साथ हमारी थोड़ी सी लापरवाही के कारण हम इस वायरल फीवर की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, वायरल फीवर को लेकर क्या है आज की संजीवनी टिप्स? देखिए, वायरल फीवर में बहुत सारी चीजें हैं जो आप घर में कर सकते हैं। ज्यादा एकदम से डरना नहीं चाहिए। लोग बहुत घबरा जाते हैं, एकदम थोड़ा सा बुखार हुआ एकदम से पैनिक में आ जाते हैं। बुखार एक बड़ी कॉमन सी चीज है, किसी कारण से होता है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए। खास तौर से मैंने देखा है कि एकदम लोग घबरा जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं। कोशिश करना चाहिए थोड़ा खान पान पर नियंत्रण करें, फास्टिंग थोड़ी करें, या आप जीरा, सौंफ, धनिया उबाल करके उसका पानी पिएं ताकि दोषों का पाचन हो, अग्नि ठीक हो। प्याज लहसुन घर में है तो प्याज और लहसुन का 1-1 चम्मच रस निकाल करके आधा कप पानी में घोल के आप पिएं। तुलसी के पत्ते अगर हैं, 5-6 तुलसी के पत्ते पीस करके पेस्ट बना लीजिए, उसको पानी में घोल के या शहद में मिला के आप चाट लीजिए, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। या गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल के गरारे करने से भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त गिलोय की बेल होती है, काफ़ी कॉमन है। इतनी सी लकड़ी काट के आप कहीं पर भी गमले में लगाएं तो वो अपने आप बढ़ने लगती है। उसकी छोटी सी टुकड़ा तना उसका ले करके उसको कूट करके उसका रस निकाल लीजिए, चाहे उसको पानी में उबाल करके उसका काढ़ा बना लीजिए, वो ले लीजिए। तो इस प्रकार से लघु जो है आप लघु आहार जिसको हम कहते हैं, सुपाच्य भोजन, खिचड़ी वगैरह खाएं, घिया की सब्जी या तोरी की सब्जी या पतला सा सूप सब्जियों का बना करके लें, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि बॉडी को यदि आप जो है थोड़ा सा उसमें दोषों की ज़्यादा वृद्धि ना हो तो आपको काफ़ी जल्दी इसमें रिलीफ मिलता है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को वायरल फीवर हो गया है तो किस तरह के परहेज करने चाहिए और सावधानी क्या बरतनी चाहिए? अगर वायरल फीवर हो गया है तो फिर परहेज तो यही है कि एक तो सेपरेशन थोड़ा रखें कि दूसरे लोगों को ना हो, और इम्यूनिटी को अपनी मजबूत रखना है। खाना हल्का खाएंगे लेकिन पौष्टिक होना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप शहद का सेवन कर सकते हैं, थोड़ा सा च्यवनप्राश भी आप खा सकते हैं, लेकिन पाचन के अनुसार जो भी चीज़ खाएंगे वो पचनी चाहिए। अगर नहीं पचेगी तो फिर वो आपको प्रॉब्लम करेगी, और प्रॉपर उपचार करना चाहिए उसका जो है औषधि आपको लेनी चाहिए। आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ होती हैं फीवर के लिए, ज्वर के लिए। बल्कि हमारे यहाँ तो देखा है हमने कि बहुत सारे पेशेंट जिनको बहुत पुराना बुखार हो जाता है, कई बार तो लोग आते हैं जी 4-4, 5-5 साल पुराना बुखार है। 2-3 महीने वाले तो बहुत आते हैं, 2-3 महीने से बुखार चल रहा है, दवाइयाँ सब तरह की खाली हैं। लेकिन 4-5 साल वाले भी आते हैं, सब तरह की दवाएं, टीबी की भी दवाइयाँ डॉक्टर ने खिला दी गई। टीबी है नहीं, लेकिन वो कई बार प्रिज्यूम करते हैं कि शायद ट्यूबरकुलोसिस होगा कहीं, वो भी 6 महीने का कोर्स कर लिया, 8 महीने का फिर भी नहीं। तो आयुर्वेद में मैंने देखा कभी 3-4 सप्ताह में लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि रूट कॉज पर काम करना
वो आयुर्वेद का मेन उद्देश्य है। और ज्वर के लिए, बुखार के लिए तो बहुत सारी औषधियाँ हैं आयुर्वेद, अच्छी औषधियाँ। किसी भी प्रकार का आपको फीवर हो, आप आयुर्वेद में आइए, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, ये है कि बहुत तेज बुखार हो रहा है, उसके लिए कोई एक आध गोली आपको लेनी पड़े फीवर डाउन करने के लिए, वो भी ले सकते हैं कोई, लेकिन जड़ को ठीक करना जरूरी है। इम्यूनिटी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है, ये आपको हमेशा समझना चाहिए। इम्यूनिटी को हमें डाउन नहीं करना है, तो कोशिश करें कि कम से कम औषधियाँ आपको लेनी पड़े। इम्यूनिटी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है, ये आपको हमेशा समझना चाहिए। इम्यूनिटी को हमें डाउन नहीं करना है, तो कोशिश करें कि कम से कम औषधियाँ आपको लेनी पड़े, क्योंकि कई बार इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, खासतौर से छोटे बच्चों में मैं देखता हूँ, छोटे बच्चों को अगर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी जाती हैं तो उनकी इम्यूनिटी पावर वहीं बचपन में ही खराब हो जाती है, जिंदगी भर वो फिर उनका कुछ ना कुछ लगा रहता है प्रॉब्लम। तो बच्चों को हमेशा जो कोशिश करिए, उनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दिलवाइए। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द